तो अब अपने पास तीसरा टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा फॉर्मुले नहीं है गांव वालों, सिर्फ 6 फॉर्मुले हैं पूरे चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ 6 फॉर्मुले हैं। सबसे पहला फॉर्मुला आपने पढ़ रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मुला था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आपने बहुत बार फॉर्मुला पढ़ रखा है। और इसमें न्यूमेरिकल किस टाइप के याद है आपको? मतलब मल्टीपल चार्ज सिस्टम में आता था। ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा? तो आप एक इधर एंगल 60 निकालते थे, याद आया? इसी में एक प्लस का चार्ज दे दिया और दूसरा माइनस का चार्ज दे दिया, तो इस प्लस की वजह से बाहर की तरफ निकलता था यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस की वजह से अंदर में। यहाँ पे एंगल कितना बनता था? 120। तो आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा लगा देते थे। ऐसे करके आप इसमें रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेंटागन हेक्सागन भी बना सकते हैं, उसकी चिंता मत करना। सेंटर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेंगे तो ध्यान से देख लेना एक बार क्वेश्चन को। और अगर आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बिलो। और हो सकता है मैंने क्वेश्चन बना भी दिया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का वीडियो बना भी दिया, तो एक बार नीट वाला जो अपने पास प्लेलिस्ट है उसको चेक जरूर कर लेना। तो ये था पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले की बात करूं जिसमें ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, E इजकल टू आता है अपने पास गांव वालों F अपॉन में Q। आपने पढ़ रखा है E इजकल टू F अपॉन Q, यानी कि फोर्स को इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। तीसरा फॉर्मूला आपके पास। अब देखो तीसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, एक आपने पढ़ा था V के रिस्पेक्ट में, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो E इजकल टू माइनस के dV बाई dr पढ़ा था ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में सीधे डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा वो कुछ भी दे देंगे एग्जांपल के तौर पे। मैं अगर बात हो आपको तो एग्जांपल के तौर पे आपने क्वेश्चन कर भी रखा होगा नीट वालों ने, जेई वालों ने, तो और सीबीएसई बोर्ड वाले को भी आ सकता है ये। तो v इजकल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर में y दे दिया, प्लस में 5z स्क्वायर x दे दिया, माइनस में 2x yz दे दिया, ऐसे करके, है ना। और आपको बोलेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ जब 1,1,1 होगा, ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड Ex अलग निकालना पड़ता है dv बाई dx करके, मतलब x से डिफरेंशिएट कर दो पहले। फिर आपको Ey अलग निकालना पड़ता है dv बाई dy करके, फिर उसको y से डिफरेंशिएट करो। और फिर आप Ez निकालते हो अलग से, है ना, dv बाई dz करके। अब Ex Ey Ez निकल गया तो मैग्नीट्यूड निकाल दो अंडर रूट करके, Ex का स्क्वायर प्लस में Ey का स्क्वायर प्लस में Ez का स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के कर जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जेई वालों के लिए खास करके। और इसी में इंटीग्रेशन भी बन सकता है। कहाँ से? देखो अगर मैं E पूछ रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन जाएगा dv बाई dr। अगर मैं v पूछ लूँ आपसे तो dv का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये, तो माइनस का EDR फॉर्मूला बनेगा। और ये आपको सबको पता है कि ये इंटीग्रेशन का फॉर्म है, तो इसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3 फॉर्मूले। चौथा फॉर्मूला गाँव वालों, अगर मैं चौथे फॉर्मूले की बात करूँ, चौथा फॉर्मूला आता है डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो सुना ही होगा आपने, डाइपोल की बात कर लेते हैं। तो डाइपोल में मैं डाइपोल मोमेंट भी याद कर लो पहले, तो यहीं पे छोटा सा सुन लो भैया जल्दी से। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करता हूँ उसको P से डिनोट करते हैं, सबको पता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में T। देखो मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, P मतलब क्या होता है, सबको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने मतलब 2 चीजें होती है, क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होंगी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो जो मैग्नीट्यूड है, सुनते रहो आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा ऐसे करके। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका जो P होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? फॉर्मूले से Q इंटू में 2a कर दो तो ये आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दे देगा कि भैया कितना है। लेकिन अगर मैं कहूँ डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब पहले दोनों लाइन लिख देता हूं मैं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है? प्लस से माइनस की तरफ। तो ये किधर जाएगा? उसका उल्टा, यानी कि माइनस में से निकलता है और प्लस की तरफ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसके बाद इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ये सुनो। 3 ही क्वेश्चन, 3 फॉर्मूले हैं, बस खत्म। देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करता हूँ तो ये अपने पास प्लस का चार्ज है, ये अपने पास माइनस का चार्ज है, और डिस्टेंस हम बार बार 2a लिया करते थे, याद है आपको? 2a लेते थे डिस्टेंस, है ना। तो अब आपके पास, आपको पता है कि 3 लाइन होता है, एक एक्सियल लाइन होता है, एक इक्वेटोरियल होता है जो बीचों बीच जाता है, और एक एनी पॉइंट भी तो था। तो मैं आपको तीनों फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ एक्सियल लाइन पे, यहाँ पे एक्सियल लाइन जल्दी लिख देता हूँ। एक्सियल लाइन को ही एक्सिस ऑफ डाइपोल भी कहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे अब ई एक्सियल निकालेंगे। ई एक्सियल का 2 फॉर्मूले थे अपने पास, एक तो बड़ा वाला फॉर्मूला था, याद है? नहीं याद है आपको? अगर याद है तो जल्दी बताओ। यहाँ पे आता है 2kpr अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर आप a को बहुत छोटा मानोगे, एक नेग्लेक्ट कर देते हो, मतलब r इज ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते थे। तो अपने पास ई एक्सियल का छोटा वाला जो फॉर्मूला आता है, एक्सियल लिख देता हूँ मैं बार बार, तो 2kp अपॉन में r क्यूब, याद आया? अब यहीं पे अगर मैं कहूँ इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लिखो, तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हम इससे लिखेंगे, ई इक्वेटोरियल, समझ जाओगे? तो ये फॉर्मूला जो आता था वो आता था kp, बड़ा वाला फॉर्मूला, kp अपॉन में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का पावर 3/2। देखो यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते, फॉर्मूले भूल जाते तो आंसर तो गलत निकलेगा ही। एक्सेल वाले में माइनस है और स्क्वायर है, यहाँ वाले में प्लस है और पावर 3/2 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है,
और इसी से आपने एक रिलेशन भी निकाल रखा था, अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो ई एक्सियल जो होता है, ई एक्सियल, देखो इसी का छोटा वाला फॉर्म लिख लो पहले तो आप, ई इक्वेटोरियल में छोटा वाला फॉर्म लिखूंगा तो KP अपॉन में R³ आ जाता है, राइट। अब इस फॉर्मूले को देखो और आप इस वाले फॉर्मूले को देखो, छोटे छोटे फॉर्मूले को, तो आपने यहाँ से रिलेशन निकाला होता है ना, KP अपॉन में R³ क्या बन जाएगा, ई इक्वेटोरियल। तो हम लिखेंगे ई एक्सियल जो होता है वो दोगुना ऑफ ई इक्वेटोरियल होता है। कई बार ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट आंसर निकलवा देता है, तो इस पर ध्यान रखना। तो उसके बाद आपके पास एक चीज और बच गया, अगर मैं कहूँ एक्सियल और इक्वेटोरियल को छोड़ के एनी पॉइंट का फॉर्मूला बताओ, याद है? ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला, देखो इसी फॉर्मूले को पकड़ लिया करो, छोटे वाले फॉर्मूले को। एक्सियल वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला होता है एनी पॉइंट का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब जैसे कि सेंटर से पी, कहीं पे भी यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने पी, तो इस जगह पे अगर एंगल ये थीटा है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी वाले पॉइंट पे। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल वाले फॉर्मूले से मिला जुला के याद करोगे तो याद हो जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला है एट एनी पॉइंट का, इजिली याद हो जाएगा आपको। तो ये थे सारे के सारे फॉर्मूले किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब मैं जल्दी से मिटा के आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ बताता हूँ, उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मुबारक हो। तो अब है अपने पास लास्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गाँव वालों ज्यादा फॉर्मूले नहीं है इसमें, जल्दी जल्दी रिकैप करा दो। देखो अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, सबको पता है, और फाई के सिर्फ दो ही फॉर्मूले थे। कितने फॉर्मूले? दो। सबसे पहला फॉर्मूला आता है ई ए कॉस थीटा, सबको पता है, अपन ने बचपन से पढ़ा है इसको। और इसी का जो वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसी में, इसका जो वेक्टर फॉर्म था फ्लक्स इजिकल टू, तो कॉस थीटा आ रहा है ना, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये दोनों ही फॉर्मूले एक में ही काउंट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जिसमें ई ए कॉस थीटा आएगा और ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो अगर मैं पहले इस वाले फॉर्मूले बात करूं डॉट प्रोडक्ट पे, क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2i कैप है ऐसे करके दे दिया, माइनस में 3j कैप है और कुछ भी ऐसे करके प्लस 4k कैप दे दिया, और बोलेंगे जो एरिया है वो है जो 20 है इन 20 मीटर स्क्वायर, ऐसे बोल देंगे जानबूझ के, 20 मीटर स्क्वायर इन वाई एक्सिस जा रहा है, ऐसे करके लिख देंगे। तो बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई साहब मजा बताओ, बोल तो दिया वाई एक्सिस, तो मतलब एरिया कितना लोगे, एरिया लोगे 20, वाई मतलब जे कैप, एक्स बोल देता तो एक्स कैप मतलब आई कैप, और जेड बोल देता तो के कैप। तो आपको जो भी ये एक्सिस दे रखा हो उसी के हिसाब से आप खुद ही कैप लगा लोगे और फिर इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, आपको फ्लक्स निकल जाएगा। हाँ या ना बोलो, सबको समझ में आया? तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट में। क्वेश्चन इस टाइप के देंगे, वाई एक्सिस एक्सिस जेड एक्सिस के, आपको आई जे खुद ही लगाना पड़ेगा। दूसरा इस पे भाई साहब, इस वाले फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन फंसाया जाता है पूछो मत, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फंसाया जाता है। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, तो इसमें आपको क्या बोला जाएगा कि मान लो कि आपके पास ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई दे दिया मैंने। अब ई की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, 2 × 10⁴ वगैरह कुछ भी। अब बोलेंगे इसमें एक सर्कुलर प्लेट या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट रख दिया, और जो प्लेट है ना प्लेट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मान लो ऐसे करके एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ऐसे करके 30 डिग्री एंगल बना रहा है कौन, प्लेट, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा, और इसका एरिया भी दे देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मान लो 200 न्यूटन पर कूलम, ऐसे करके एग्जांपल की तरफ है, और एरिया दे दिया सर्कुलर प्लेट का 20, ऐसे करके 20 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे चालू हो जाते हैं, बच्चा कहता है अच्छा फ्लक्स इजिकल टू तो ई कॉस थीटा होता है, और ई ले लेंगे यहाँ से, एरिया भी उठा लेंगे, और बाद में बोलेंगे अच्छा कॉस तो 30 डिग्री देखा है, पुट कर दो, आंसर निकाल दो। और ये भी ऑप्शन में आंसर होता है, क्योंकि भाई सब गलत है ये। अगर सोचो ना यार, इतना आसान क्वेश्चन होता तो नीट और जे में देते ही क्यों, वो बच्चों वाला क्वेश्चन थोड़ी ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनो, इसमें बच्चों को क्या नहीं पता होता, क्या आपने भी पढ़ा होगा, जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन है ये, वेक्टर है, तो वेक्टर के पास तो डायरेक्शन होता है ना, और एरिया ऑफ एनी प्लेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आपने सुना होगा। एरिया जैसे इस सरफेस का 90 डिग्री पे बाहर निकल रहा होगा, अगर मैं सपाट कर दूं तो 90 डिग्री सामने की बाहर निकलेगा, अगर मैं उसको और टिल्ट कर दूं तो 90 डिग्री बाहर की ओर ऐसे निकलेगा, मतलब प्लेट से हमेशा 90 डिग्री बना के एरिया निकलता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है अपने पास, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये एंगल होता है किसके बीच में, ई और ए के बीच में। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ई और ए के बीच वाला एंगल चाहिए ना आपको, तो ये किसके दे रखा, प्लेट और ई के बीच में दे रखा है, तो आपको पहले यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा। एरिया वेक्टर किधर होगा, 90 डिग्री सामने की तरफ, ऐसे करके बनाएंगे हम, है ना, जैसे ये टिल्टेड फॉर्म में 90 डिग्री सामने की तरफ। तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90, तो ये अगर 30 है तो ये कितना बनेगा अपने पास 60 डिग्री। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, जो कि 90 - 30 यानी कि 60 बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो एंगल लेना पड़ेगा वो कितना लोगे, 60। तो सीधे सीधे याद रखना, क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ लेना कि सरफेस के साथ अगर एंगल बन रहा हो तो आप 90 माइनस करके आंसर लोगे। आई होप कि आपको ये रिवाइज हो गया हो। इसके बाद आते हैं अपने पास गॉस लॉ में। गॉस लॉ में ज्यादा कुछ नहीं था, छोटी मोटी चीजें हैं। देखो गॉस लॉ में अपने पास सबसे पहले तो फॉर्मूला आता है गॉस लॉ का, है ना। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इस पे कौन सा सिस्टम पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, मतलब याद है क्वेश्चन में क्यूबिक सिस्टम था, क्यूबिक सिस्टम।
क्यूबिक सिस्टम मतलब अरे वो एक क्यूब नहीं था जहाँ पे हम कहाँ रख देते थे, सेंटर पे चार्ज रख दिया, सरफेस पे चार्ज रख दिया, अगर एज पे चार्ज रख दिया तो कितना फ्लक्स आता था सरफेस के थ्रू भी और पूरे क्यूब के थ्रू भी। इस पे क्वेश्चन देख जरूर लेना, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आएगा ही आएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसका मैंने हो सकता है कि वीडियो बना दिया होगा, एक बार प्लेलिस्ट चेक करते रहना, ठीक। और उसके बाद आपका दूसरा इसी का एप्लीकेशन की अगर हम बात करें गाँव वालों, फॉर्मूला जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो 4 एप्लीकेशन तो सबको पता है। सबसे पहला आता है लाइन चार्ज की, एक रॉड है जिसको हमने चार्ज दे दिया था ऐसे करके, है ना। तो इस रॉड की प्लस का चार्ज मान लो ऐसे करके दे दिया मैंने, तो इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसका फॉर्मूला बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आता था। और यहाँ पे लैम्डा मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में लेंथ था अपने पास, जल्दी जल्दी रिकैप करा देता हूँ मैं आपको। और इसी में ग्राफ भी कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा ई वर्सेस आर का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का। तो ई वर्सेस आर का देखो सब कुछ कांस्टेंट है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर के हिसाब से है ना, उल्टे में है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं प्लेट की वजह से। प्लेट मान लो एक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है जिसको आपने चार्ज दे दिया। दूसरा एप्लीकेशन था ना प्लेन चार्ज शीट वाला, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो इसमें सिग्मा दिया जाएगा आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो भी सिग्मा दे रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 सिग्मा दे रखा होता तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, 3 सिग्मा दे रखा होता तो 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, यानी कि जो भी यहाँ पे दे रखा हो उसको आप 2 एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल जाता है सीधे सीधे। और इस पे बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं कहूँ इसका ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, ई वर्सेस आर का ग्राफ किसके लिए, प्लेट के लिए, तो कोई इसमें आर है ही नहीं, यानी कि जो मेटेलिक प्लेट है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। इसीलिए ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये जो वर्डिंग बोल रहा हूँ ना याद करते चला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कौन, प्लेन चार्ज शीट। ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। अगर मैं तीसरे की बात करूं, होलो स्फीयर, जल्दी जल्दी यहीं पे कर देते हैं। होलो स्फीयर ध्यान से सुनते रहना। तो होलो स्फीयर में क्या होता है कि इनसाइड में, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब जो कि रेडियस माना जाता है। और बाहर वाला रेडियस कितना मानते हो, स्मॉल आर, तो बाहर में कितना होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं आपको तो ग्राफ कैसा बनता है, ई वर्सेस आर का ग्राफ बनता है, याद है ई वर्सेस आर का ग्राफ। अगर मैं कहूं ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा, देखो ये मान लो रेडियस है अपने पास यहाँ पे, तो रेडियस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नीचे देखेगा कुछ नहीं दिखाओगे, और रेडियस पे अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ह्यूज दिखेगा यहाँ पे, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के हिसाब से घट जाएगा। यहाँ पे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे कुछ बना मत देना। इसके बाद रह गया अपने पास सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर कैसे पता चलेगा सॉलिड स्फीयर है, तो अगर कहीं पे कंडक्टिंग स्फीयर लिखा जाए, कंडक्टिंग स्फीयर, तो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है गाँव वालों सॉलिड स्फीयर, और वो कहते हैं स्फेरिकल सेल है। ये वर्ड है जो आप पहचानोगे कि कैसे पता चलेगा कि होलो वाला बनाना है सॉलिड वाला बनाना है। तो अगर स्फेरिकल सेल लिखा हुआ है कहीं पे तो इसका मतलब होता है होलो स्फीयर की बात हो रही है, समझ में आए। तो देखो अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूँ गाँव वालों, तो सॉलिड में अंदर सॉलिड है, इसका मतलब अंदर में इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस में होता है, होलो वाले में। अंदर में फॉर्मूला आता है, ई इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये फॉर्मूला आता है अपने पास इनसाइड में, समझ गए। यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट, ये सब कुछ कांस्टेंट रहता है और ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाता है, समझ रहे हो, सामने सामने आ गया। इसके बाद बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। अगर मैं कहूँ सरफेस वाला बताऊँ तो जो इसमें आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर वही आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और मैं कहूँ आउटसाइड वाला बताऊँ, आउट वाला, तो आएगा के क्यू बाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। ये कांस्टेंट है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कहूँ ग्राफ बताओ तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ई वर्सेस आर का ग्राफ बनेगा। देखो मैं 3 ग्राफ आपको कंफ्यूजन मिटाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ई वर्सेस आर का ग्राफ। अब 3 ग्राफ बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला सॉलिड ग्राफ। सॉलिड ग्राफ कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का बता रहा हूँ। सेंटर से इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फिर एक जगह मैक्सिमम करोगे जो कि होगा रेडियस वाला पॉइंट, जो हमारा रेडियस है वहां पे मैक्सिमम और कांस्टेंट। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे करके आप इसको घटा दोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे डायरेक्टली है। अब क्वेश्चन में जानबूझ के फंसाएंगे, वो 4 ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा कंडक्टिंग स्फीयर का है। तो कंडक्टिंग स्फीयर मतलब सॉलिड, मतलब बीच में लाइन होनी चाहिए। और वो कहते हैं स्फेरिकल सेल का बताओ, तो बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए। और यहीं पे फंसते कहाँ बच्चे, देखो अगर मैं होलो स्फीयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे होलो, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। होलो स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो इसको। होलो स्फीयर में 2 ग्राफ बहुत कंफ्यूज होंगे, होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। ई वर्सेस आर का ग्राफ हो और दूसरा वी वर्सेस आर का ग्राफ हो। इसको मैं येलो से बनाऊंगा, रुक जाओ। वी वर्सेस आर का ग्राफ हो, होलो का ये दोनों वी वर्सेस आर का ग्राफ हो। किसका, होलो स्फीयर का। अगर मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ कह रहा हूं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, रेडियस पे अचानक से दिखेगा इतना बड़ा, और उसके बाद ऐसे करके डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अंदर में यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे ई 0 रहने का, यहाँ पे कोई लाइन वाइन नहीं दिखाना आपको, समझ गए। लेकिन वही पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल में जहां तक रेडियस होता है
सब कुछ सेम है, यहाँ से ग्राफ ऐसे करके डिक्रीज ही होगा जैसे इसमें हो रहा है, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो था तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा और स्ट्रेट लाइन ऐसा वाला आएगा। ग्राफ को ध्यान से रट लो, सबको पता है E इक्वल टू माइनस के dv/dr होता है। इस वाले फॉर्मूले से अगर आप देखोगे, रिवीजन किया होगा आपने, तो जहां कहीं E जीरो हो तो डेल्टा V भी जीरो हो जाएगा। डेल्टा V जीरो मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो, अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है मतलब वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पे तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि V वर्सेस R का ग्राफ होलो स्फीयर के लिए जो अपने पास बनता है वो पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा फिर घटेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अंदर में जीरो, ये घटेगा। तो ये तीन ग्राफ जो है सॉलिड के, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सॉलिड स्फीयर का यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर का, कंडक्टिंग का और हॉलो का, दोनों का ये तीनों ग्राफ आराम से ध्यान से देख लेना। इसको याद करने के बाद जितने फॉर्मूले मैंने बताया सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं और जल्दी से एक बार छोटा सा नोट बना लेना है। इसके बाद आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए होंगे आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताते रहना ताकि मैं अगले वीडियोस लाता रहूं।